तो महाराज जी का सबसे छोटे बचपन का एक की विलक्षण घटना है। जब मात्र वे 3 वर्ष के या 4 वर्ष के रहे होंगे, दीपावली का अवसर था, तो 3-4 वर्ष का बच्चा चलने फिरने तो लग ही जाता है। तो सब उन जमानों में बिजली तो थी नहीं, तो दीपक का प्रकाश बच्चे सब मिलजुल करके दीपदान कर रहे थे। तो छोटे से बाल रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान वो घी का दीपक लेकर सबसे पहले सीधे गौशाला चले गए दीपक लेकर के। एक विलक्षण बात है कि नहीं? अपने जीवन का पहला दीपक गोष्ठ में जलाया, और गोष्ठ में जलाया तो बालक ही होते हैं कि गाय के मुखारबिंद तक बढ़िया से प्रज्वलित हो, बढ़िया प्रकाश हो गौशाला में। तो बड़ा दीपक घी का था, बड़ी बत्ती वाला था, वो गाय की लड़ावनी में ही सामने रख दिया। गाय सूखे चारे का पूरा खा रही थी, उसने मुंह घुमाया और मुंह घुमाते ही उस चारे में आग लग गई। अब आप कल्पना कर सकते, ऊपर भी छप्पर फूसका और सामने सूखा चारा, गौशाला में सूखी लकड़ी, कंडा, सब कुछ पर्याप्त था। एक प्रलयकारी घटना घट सकती थी, पर जोर का प्रकाश हुआ। घास जलेगी तो प्रकाश तो होगा। तो महाराज जी ताली बजा बजा कर नाचने लगे कि हम तो एक दीपक जलाने आए थे, यहाँ इतना उजेला हो गया। पर आश्चर्यजनक घटना घटी कि जैसे ही लोग दौड़कर आए कि बालक कहाँ गया, इतना आग कहाँ से दिखाई पड़ रही है। लोग गए तो स्वतः अग्नि शांत हो गई। बाद में अपने संतोष के लिए लोगों ने जल छोड़ा, लेकिन वस्तुतः अग्नि तो स्वतः शांत हो चुकी थी। गाय का रोया भी नहीं जला, गाय को कोई कष्ट नहीं पहुंचा, किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं भई। और गौशाला में सबसे पहला दीपक 3 या 4 वर्ष की आयु होगी, उस समय उन्होंने जलाया। वाराणसी जाने के पहले गायों को लेकर गोमती तट पर चराने के लिए चला जाना। यद्यपि गो सेवक नियुक्त थे, लेकिन महाराज जी विद्यालय से भी इधर उधर होके गैया चराने में ही प्रसन्नता का अनुभव करते। वाराणसी पहुंचे तो पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी का सानिध्य उन्हें मिला और बहुत गहरी मित्रता करपात्री जी से हो गई। और उस समय उनका प्रवचन सुनने को उनको मिलता था। और गो रक्षा होनी चाहिए, यह बीज विरक्त होने के पहले अध्ययन काल में ही उनके भीतर सुदृढ़ हो गए। और जब पूज्य स्वामी करपात्री जी ने 1966 का गोरक्षा आंदोलन किया, तो उसमें ब्रज प्रदेश का नेतृत्व पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को ही उन्होंने सौंपा। जब गोली चली गोपाष्टमी के दिन, उस समय भी उस दृश्य के साक्षी महाराज जी थे। और फिर तिहाड़ जेल में श्री करपात्री जी ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनके सब संतों को गिरफ्तार किया गया, तिहाड़ जेल हो गई। तो तिहाड़ जेल में भी पूज्य गुरुदेव 3 महीना करपात्री जी के साथ रहे। आप सबको विदित है कि तिहाड़ जेल में योजना बनाई तत्कालीन सरकार ने कि इस सन्यासी को मार डाला जाए। खूंखार जो कैदी थे, उन खूंखार कैदियों को ये कहा गया कि इनको मार डालो तो तुम्हारी सजा माफ हो जाएगी और तुम बाहर निकाल दिए जाओगे। प्रवचन चल रहा था, करपात्री जी बोल रहे थे, उसी समय लोहे के सरिया लेकर के खूनी कैदी उन पर टूट पड़े। और धन्य है उन संतों को जिन्होंने इस परिस्थिति को देखा और तत्काल वे करपात्री जी के ऊपर खड़े हो गए,
उनको चारों ओर से घेर लिया। बहुत से संतों उनके मस्तक फट गए, रक्त बहा, करपात्री जी को भी थोड़ी चोट लगी, लेकिन उनकी प्राण रक्षा कर ली गई। इसके बाद संघ में, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस संघ से महाराज जी इसी भावना से जुड़े कि संघ एक बहुत प्रामाणिक भारतीय विचारधारा का संगठन है और इसके माध्यम से गोरक्षा की क्रांति हो। और सक्रिय रूप से संघ में महाराज जी ने भाग लिया। आप विचार करिए, जिसमें महाराज जी गोवर्धन विराजते थे, उस समय संघ के प्रचारक थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो भी महाराज जी के पास आकर रहते थे। नानाजी देशमुख, वो भी महाराज जी के पास आकर रहते थे। फरह वाले पंडित श्री दीनदयाल उपाध्याय जी, वो तो महाराज जी के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, वो भी उन्हीं के पास आकर के रुकते थे। उस समय जनसंघ पार्टी थी, राजनीतिक पार्टी, और जनसंघ ने भी अलग अलग प्रांत बनाए थे। उसमें कुछ राजस्थान और कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भाग मिलाकर ब्रज प्रांत बनाया गया था, जिसमें 2 जिले थे, मथुरा और भरतपुर। इस 2 जिले के ब्रज प्रांत के पूज्य श्री गुरुदेव जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। इमरजेंसी का समय उसको भी झेला, और गांधी जी की जब हत्या हुई उस समय को भी, क्योंकि आरोप लगा था संघ पर, तो उस समय को भी उन्होंने झेला, उस त्रासदी को भी झेला, ऐसा कहें।